जय हिंद दोस्तों। माहौल सरकार आई होप अमेंडमेंट समझ में आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है कि हाँ अमेंडमेंट की अब टेंशन नहीं, क्योंकि सर आपने जितने भी अमेंडमेंट पढ़े शायद आपको लगा होगा हाँ बहुत इजी है और मेजर अमेंडमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो सर अमेंडमेंट की वजह से डरने का नहीं। सर आइए बच्चों आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट अमेंडमेंट। सर चैप्टर नंबर 7 जो ईसीओ के बारे में बात करी हमने, उसके अमेंडमेंट प्लस सर्कुलर के बारे में बात कर लिया हमने सर। देन चैप्टर नंबर 8 आईजीएसटी एक्ट, कोई अमेंडमेंट नहीं है सर। सर आइए बच्चों अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो मेगा एग्जामिशन लिस्ट है, अपना एग्जामिशन लिस्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है देखिए आ रहा है आपके सामने, अब दिल थाम के बैठेगा सर। यहां पर ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज, सर यहां पर इस पेज पे कोई चेंज नहीं है, पर सिंस इसके पॉइंट में नेक्स्ट पेज भी चेंज आ रहा है इसलिए मैंने ये पेज भी आपको स्कैन करके दिया है। सर यहां पर ये बात जो मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं, सर ध्यान दीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय रेलवेज, याद आया बेटा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे, इनलैंड मोटरवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन वेसल, याद आया बच्चों, ये एग्जाम्प्ट है, अभी भी एग्जाम्प्ट है। मीटर्ड केब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा ये अभी भी एग्जाम्प्ट है, बट मीटर्ड केब और ऑटो रिक्शा के लिए एक प्रोवाइजो यहाँ पे ऐड कर दिया है। और प्रोवाइजो क्या ऐड किया है कि मीटर्ड केब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, अच्छा ई रिक्शा मतलब बैटरी ऑपरेटेड जो होते हैं बेटा, सर इनसे अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर किया है थ्रू ईसीओ, बुकिंग थ्रू ईसीओ हुई है जहां पे सेक्शन 95 लगता है, तो ऐसे केस में एग्जामिशन नहीं मिलेगा। कुल मिला के पहले सर मीटर्ड केब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा सर हर कंडीशन में एग्जाम्प्ट हुआ करते थे, पर अगर अब इनको जैसे ऑटो रिक्शा, स्पेशली बात करें हम ऑटो रिक्शा की अगर बात करें, स्पेशली अगर आपने इनको ईसीओ के थ्रू बुक किया है जो आप रूटीन में देखते भी होंगे, तो ऐसे केस में वहां पर इसको 95 के स्कोप में कवर कर दिया है, वहां पे एनी अदर मोटर व्हीकल भी लिख दिया और यहां से उसको एग्जामिशन से भी विड्रॉ कर दिया। और यहां क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन आइटम नंबर ई मतलब ओनली दिस पॉइंट shall apply to services supplied through an ECO and notified under section number 95 of the CGST Act, और सेक्शन 95 में इसको नोटिफाई कर दिया, हमने पढ़ लिया सर। ये क्लियर, एनी अदर मोटर व्हीकल लिखा है सर इसमें, इसलिए अगर आपने सर मीटर्ड केब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा को बुक किया है थ्रू सर ओला, उबर या सर किसी और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जहां 95 लगता है, तो वहां पे एग्जामिशन नहीं मिलेगा, टैक्स लगेगा और 95 के थ्रू ईसीओ विल बी लायबल, ऑटो रिक्शा वाला विल नॉट बी लायबल। ओके डन, यही मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे एनालिसिस में लिखा है सर। ओके डन, दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय मीटर्ड केब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा शैल बी टैक्सेबल इफ transportation services are supplied through an electronic commerce operator and notified under section number 95 of the CGST Act। क्लियर माहौल सर, सेम वे एक और पॉइंट यहाँ पे भी, सेम पॉइंट यहाँ पे भी ऐड किया है सर, पढ़िएगा एक बार ध्यान से। पहले मैं रिवाइज कराता हूँ, पहले पॉइंट क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय एयर एग्जाम्प्ट था, अभी भी है सर, याद है 7 स्टेट्स, नॉर्थ स्टेट और एक ब्रदर सिक्किम और एक डोकरा बाग डोकरा, हाँ है ना सर, वहां गए या वहां से आए फ्लाइट से तो टैक्स एग्जाम्प्ट था, अभी भी है सर। नॉन एसी सर, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर, ये सर पहले भी एग्जाम्प्ट था, अभी भी एग्जाम्प्ट है सर। स्टेज कैरीज अदर देन एसी स्टेज कैरीज, सर ये पहले भी एग्जाम्प्ट था, अभी भी एग्जाम्प्ट है सर। पर ये बी और सी वाले पॉइंट जो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, देखो एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज है या एसी स्टेज कैरीज है वैसे भी टैक्सेबल है। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज अदर देन रेडियो टैक्सी या नॉन एसी स्टेज कैरीज, अगर आपने इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी है और इनका बुकिंग अगर ईसीओ के थ्रू हुआ है जहां पे 95 लगता है, क्योंकि वहां पे एनी अदर मोटर व्हीकल लिख दिया सर, ओमनी बस भी लिख दी सर वहां पे, तो ऐसे केस में सर एग्जामिशन नहीं मिलेगा और वहां पर 95 लग के ईसीओ विल बी लायबल। देखो सर सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा है, सेम वर्ड्स ऊपर जो लिखे थे वही यहाँ लिखे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन आइटम नंबर बी एंड सी अबव, नथिंग कंटेंट इन आइटम नंबर बी एंड सी अबव shall apply to services supplied through an ECO, बी और सी के लिए बोला बेटा है ना, and notified under section number 95 of the CGST Act। क्लियर, तो सिंपल टर्म्स में मैंने अगेन सेम वे में ये लिखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय मोड्स कवर्ड इन आइटम नंबर बी एंड सी ऑफ दिस एंट्री शैल बी टैक्सेबल if transportation services are supplied through an ECU
and notified under section number 95 of the CGST Act. क्लियर, डन। तो सर अगर ये 95 के थ्रू आपने बुक किया है, मतलब अगर आपने ECU के थ्रू बुक किया जो 95 में कवर है, तो टैक्स लग जाएगा, भले वो नॉन एसी स्टेज कैरीज हो या नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज हो बेटा। ओके माहौल सर, आइए बच्चों, कुल मिला के सर टैक्सेबिलिटी के स्कोप को बढ़ाते जा रहे ECU के थ्रू जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली। देखो SVQ को लिया है, मोटर व्हीकल सारे ही लिया है सर इसके अंदर। क्लियर, इस तरह से धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बढ़ाता जा रहा है स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी। आइए बच्चों, गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज के केस में यहां पर एक सर्विस हमने पढ़ी थी, प्योर सर्विसेज, वो आर्टिकल नंबर 243W 243G याद है? अरे हाँ हाँ हाँ, आर्टिकल 243W बोलता है क्या म्युनिसिपैलिटी के काम, आर्टिकल नंबर 243G बोलता है क्या पंचायती काम। सर सुनना, अगर ये काम आपने किए गवर्नमेंट के लिए तो टैक्स एग्जेम्प्ट था सर, अभी भी एग्जेम्प्ट है सर, सुनना ध्यान से। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, बाय गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो पहले भी एग्जेम्प्ट था, अभी भी एग्जेम्प्ट है। और अभी भी सर इस पॉइंट के बारे में क्या कहा, सुनना ध्यान से। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। कौन सी सर्विस? ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243G या आर्टिकल नंबर 243W ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है, वो काम अगर आपने इन लोगों के लिए किया है तो सर इट विल रिमेन एग्जेम्प्ट। अगर वो प्योर लेबर सर्विस थी तो, मतलब उसमें मटेरियल इन्वॉल्व नहीं था तो। क्लियर, पर आप अगर देखेंगे तो यहां पर पहले गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी भी था, जिसको अब ओमिट कर दिया है। मतलब अगर आपने प्योर लेबर की सर्विसेज दी है, कौन सी, आर्टिकल 243W या 243G वाली, किसको, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एंटिटी को, तो अब टैक्स लगेगा साहब, अब एग्जाम नहीं है सर। हाँ, आपने सर्विस दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को या लोकल अथॉरिटी को, तो ये पहले भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम है। पर अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को आपने अगर ये सर्विस दी है तो नाउ इट विल बी टैक्सेबल। सेम वे ये तो था प्योर लेबर सर्विसेज, सेम वे कंपोजिट सप्लाई था ना बेटा, जिसमें मैक्सिमम मटेरियल इन्वॉल्व कैन बी 25% बेटा, है ना। तो उसमें भी सेम अमेंडमेंट किया कि अगर आपने आर्टिकल 243W या 243G वाला काम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी के लिए किया है, जिसमें मटेरियल प्लस लेबर दोनों है, पर मटेरियल का वैल्यू इज अप टू 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो ऐसे केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट है। पहले भी एग्जेम्प्ट था, अभी भी एग्जेम्प्ट है। पर अब अगर आपने सर्विसेज दी किसको, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एंटिटी को, तो नाउ इट विल बी टैक्सेबल। क्लियर, तो भले वो प्योर लेबर वाली हो या विथ मटेरियल वाली, अप टू 25% मटेरियल वाली वैल्यू हो, सर्विस हो, अगर आपने गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को ये सर्विस दी तो इट विल बी नाउ टैक्सेबल। भारत माता की जय। क्लियर, और कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है, पता है सर। अच्छा, एक और जो सर्कुलर इशू हुआ था उसमें भी सेम वर्ड्स मैंने यहाँ पे डिलीट किया सर, सो दैट आपको ध्यान रहे। हाँ है ना बच्चों, रेफरेंस था ना उस एंट्री का, तो यहाँ पे रेफरेंस में मैंने ये पॉइंट डिलीट किया, तो आपको बुक के अंदर मार्किंग करने में ठीक रहेगा, इसलिए मैंने आपकी बुक के अंदर जहाँ जहाँ चेंजेस हुए, अमेंडमेंट तो हमने पढ़ लिया, पर उसकी वजह से जहाँ जहाँ चेंजेस हुए वो भी मैंने यहाँ पे स्कैन करके दिया है सर आपको। आओ बच्चों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक खास बात सर, मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में बस ये 4 ही जगह चेंज थे सर, एक तो वो ECU वाला पॉइंट और ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी वाला पॉइंट, बस इनको टैक्सेबल कर दिया सर। ये 2 ही चेंज थे सर, समझे, और पूरे मेगा एग्जामिनेशन में कोई चेंज नहीं सर। आओ बच्चों नेक्स्ट चैप्टर रजिस्ट्रेशन TDS TCS की तरफ बढ़ते हैं सर। उसमें कहा अमेंडमेंट थे वो भी देख लेते हैं। अरे बहुत छोटे छोटे अमेंडमेंट से मजा आएगा आपको कॉन्फिडेंस में कह रहा हूं बढ़ने वाला है सर। आओ बच्चों, सर हमने पढ़ा था एक अमेंडमेंट, एक प्रोविजन हमने पढ़ा था कि अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करते हो, एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख की दी हुई सर, 40 लाख रुपए की, है ना। वो अभी भी है, उसमें कोई चेंज नहीं है सर। पर वहां पे कंडीशन थी कि यू शुड नॉट बी सप्लायर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। वहां पे 3 गुड्स मेंशन थे बेटा, वही जो कंपोजिशन स्कीम में थे, आइसक्रीम एंड अदर एडिबलाइज वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला एंड ऑल टोबैको बेस्ड गुड्स एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट। इसमें वो एरेटेड वाटर वाला पॉइंट नहीं था, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है सर। क्लियर, पर आपको पता हो तो कंपोजिशन स्कीम में वो 4 कैटेगरी ऑफ गुड्स, वो याद है, ब्रिक्स, ईंटें। सर अगर आप ईंट का मैन्युफैक्चरर हो तो सर वहां पे कंपोजिशन नहीं ले सकते थे, और अगर आप सप्लायर हो, इवन यू आर ट्रेडर, या ध्यान ना यहाँ सप्लायर लिखा है, भले आप ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इन गुड्स में डील करते हो सर, आप कंपोजिशन से सॉरी आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नॉर्मल जो 20 लाख का है, 10 लाख का बेनिफिट है, वही मिलने वाला है। क्लियर, पर वहां कंपोजिशन के में केवल मैन्युफैक्चर के लिए बना किया था, और वहां पे एरेटेड वाटर वाला पॉइंट एक्स्ट्रा था। अच्छा, वही 4 गुड्स
fly ash bricks or fly ash aggregate with 90% or more of the fly ash content, fly ash blocks, bricks with fossil mills or similar siliceous earths, building bricks, earthen और रूफिंग टाइल्स. सर इन सबको भी यहाँ पे भी ऐड कर दिया. अगर आप इनके भी सप्लायर हो, भले मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, अगर आप इनके सप्लायर हो तो कंपोजिशन तो आप फोर्टिले का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे. ठीक है, कोई खास बात नहीं. मैंने बोला था ना ये चारों पॉइंट एक जगह और आएंगे, वो यही था सर. आओ बच्चों, एक आधार के रिगार्डिंग पॉइंट लिखा है सर. रूल नंबर 10 भी नया इंसर्ट किया है आधार ऑथेंटिकेशन को लेके. मैं बताता हूँ, कोई खास बात नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है सर. अच्छा, आपको पता है ये आधार ऑथेंटिकेशन वाले प्रोविजंस जो आए थे वो 1 अप्रैल 2021 से आया था सर. 1 अप्रैल 2021 के बाद जो नए एसएससी रजिस्टर्ड हुए जीएसटी में, उनके लिए कंपलसरी आधार ऑथेंटिकेशन करवाना. आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है 1 अप्रैल 2021 है उसके बाद. पर जो लोग ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड थे, जो लोग ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड थे, उनके लिए सर अब तक आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हुए हैं सर. देखिए सर, यहाँ पे सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6A दे रखा है कि जो लोग ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, पर गवर्नमेंट इस सेक्शन को नोटिफाई करेगी उस दिन से एप्लीकेबल होगा. अब तक इस सेक्शन को नोटिफाई नहीं किया. मतलब ये हो गया कि जो लोग 1 अप्रैल 2021 से पहले, पीपल हु वर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी विद इफेक्ट प्रायर टू 1 अप्रैल 2021, उनको अभी तक आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है सर. क्लियर? ठीक है, कोई खास बात नहीं है, तो सिंपल बात ही. अब यह बोला कि अगर किसी एसएससी को, सर अगर किसी एसएससी को रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल हो गया और रिवोक करवाना है, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अगर अप्लाई करना है, किसके लिए? उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया अथॉरिटी ने, अब उसको रिवोक प्लीज आप छोड़ दो सर, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन करवाना है, या फिर उसको रिफंड के लिए अप्लाई करना है. सर भले वो रूल नंबर 89 के रिफंड के लिए हो, मतलब वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड हो, या जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, आईटीसी का रिफंड ले रहा सर, या फिर सर रूल नंबर 96 में आईजीएसटी जो उसने गुड्स एक्सपोर्ट करने पर आईजीएसटी पे किया, सर गुड्स एक्सपोर्ट किया अंडर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, बॉन्ड साइन नहीं किया, एलयूडी साइन नहीं किया, आईजीएसटी पे किया, आईजीएसटी का रिफंड ले रहा है सर. तो सर अगर उसको रूल नंबर 96 का रिफंड लेना हो, या रूल नंबर 89 का रिफंड लेना हो, या उसको रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना हो, तो सर ऐसे केस में उन सब लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा. दैट्स इट, कोई खास बात नहीं सर. पिक्चर समझ में आया बेटा आपको? ये तो रूल नंबर 10 भी क्या बोलता है सर? देख भाई, मैंने 1 अप्रैल 2021 वाली कहानी क्यों बताई? क्योंकि 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद किसने अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो उसका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ ही है सर. सर तो जिन लोगों का आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ उनके लिए बोल दिया भाई आधार ऑथेंटिकेशन करवा लेना, तब जाके ये काम करना. अच्छा, आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो तो 5 मिनट का काम भी नहीं सर. सिंपल, मोबाइल पे ओटीपी आएगा और ओटीपी के थ्रू आपको वेरीफाई करना, बात खत्म. समझे मेरी बात आप? तो सर इन सच केस क्या बोला सर? ये 3 केस, ये 3 कौन कौन से? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेकेंड है रिफंड अंडर रूल नंबर 89, या फिर रिफंड अंडर रूल नंबर 96. अगर आप ये तीनों में से कोई भी काम चाहते हो, डिपार्टमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट का फेवर चाहते हो, तो साहब हमको फेवर कर लो, आधार ऑथेंटिकेशन करा दो, सो दैट आपको हम ट्रेस कर पाए इजीली. सर पढ़ लीजिए सर, कोई खास बात नहीं, खत्म हो गया प्रोविजन. द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D. अच्छा, 25 सबसेक्शन 6D में वो लोग हैं, ये रहे सर, ये 25 सबसेक्शन 6D, जिनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही नहीं होता है, तो जिनके लिए आधार की जरूरत ही नहीं सर, उनके लिए तो प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा सर. ठीक है सर. A registered person who has been issued a certificate of registration under rule number 10 shall undergo authentication of the Aadhaar number of the proprietor in case of proprietorship firm, any partner or of any of the partner in case of partnership firm, or of the Karta in case of HUF, or of the managing director or any whole-time director in case of a company, or of any of the members of the managing committee of the AOP or BOI or a society or a trust, or of the trustee in case of board of trust. Sir, or of and of the authorized signatory. सर अगर आपकी कंपनी में कोई ऑथराइज सिग्नेटरी है तो उसका भी आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा सर. क्लियर? मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी ऑफ दी होल टाइम डायरेक्टर, एंड अगर ऑथराइज सिग्नेटरी भी है तो ऑथराइज सिग्नेटरी का भी होगा सर आधार ऑथेंटिकेशन. इनका आधार ऑथेंटिकेशन होगा
तो ही ये लोग एलिजिबल हो पाएंगे फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. फर्स्ट, फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म नंबर GST REG 21 अंडर रूल नंबर 23. ये फॉर्म नंबर याद नहीं करोगे चलेगा सर. फॉर फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर RFD 01 अंडर रूल नंबर 89, और फॉर फाइलिंग रिफंड अंडर रूल नंबर 96 ऑफ द IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया. तो ही इनको सर ये तीन फैसिलिटी, ये तीन काम के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आधार ऑथेंटिकेशन करो और लो सब फैसिलिटी, हमें कोई दिक्कत नहीं. पर अब मान लो साहब हिंदुस्तान के अंदर मेरे पास आधार नहीं है, वैसे तो ऐसा बहुत रेयर कोई मिलेगा सर जो GST में रजिस्टर्ड और आधार नहीं है, ऐसा शायद ही कोई पर्सन होगा. पर अगर है तो सर उसको अगर ये तीन फैसिलिटी लेनी है तो आधार ऑथेंटिकेशन करवा. आधार ऑथेंटिकेशन करना 5 मिनट का काम भी नहीं. पर अगर मान लो उसके पास आधार नंबर ही नहीं है सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं सर, बहुत कम, बहुत रेयर कोई होगा, तो सर ऐसे केस में क्या बोला है, प्रोवाइडेड दैट इफ आधार नंबर हैज नॉट बीन असाइन टू द पर्सन रिक्वायर्ड टू अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर. अगर उसको आधार नंबर अब तक नहीं मिला है, देन सच पर्सन शैल फर्निश द फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, नेमली फर्स्ट हिज और हर आधार एनरोलमेंट स्लिप, एनरोलमेंट ID स्लिप. मतलब आधार नहीं है कोई बात नहीं, आधार के लिए पहले अप्लाई कर, और अप्लाई जो किया उसका एक्नॉलेजमेंट जो आता है ID स्लिप वो लगाओ साथ में. एंड बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ स्माइल के साथ, या फिर और लिखा है बेटा ना, वोटर ID कार्ड इश्यूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और मतलब ये ID प्रूफ कोई भी एक लगा देना. साथ में आधार के लिए आपने जो अप्लाई किया उसका एक्नॉलेजमेंट ID स्लिप लगा देना. पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988. क्लियर. तो उसको सर ये तीनों फैसिलिटी, ये जो तीनों काम है उसके लिए अगर ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट उसने सबमिट कर दिए तो काम हो जाएगा. पर ये जो उसने डॉक्यूमेंट सबमिट किए इसके बेस पे उसको रिफंड वगैरह मिल जाएगा. बट प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच पर्सन शेल अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द आधार नंबर. भाई आपको आधार नहीं मिला कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर लीजिए, पर आधार के लिए जो आपने अप्लाई किया है उसका आधार एनरोलमेंट ID स्लिप प्लस इनमें से कोई भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आप लगा देना. हम आपका ये प्रोसेस कर देंगे, हम आपका रिफंड प्रोसेस कर देंगे, हम रिवोकेशन कर देंगे. पर जिस दिन आपको आधार नंबर मिलेगा उसके 30 दिन के अंदर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा GST पोर्टल के थ्रू बेटा. क्लियर, डन, कोई खास बात नहीं सर, सिंपल से पॉइंट है सर. आओ बच्चों, सर एक यहाँ पर ये इतना सा जो मैंने अंडरलाइन मार्क किया ना वो वर्ड्स ऐड किए. अरे भाई अभी भी पढ़ाना सर, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया मालिक, कैंसल. अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई करो, साहब प्लीज मेरा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर दो ना सर, तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा. अगर आप ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड हो तो बेटा. क्लियर. और आपके पास अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रखा तो, अच्छा ऑलरेडी अगर आधार ऑथेंटिकेशन हो रखा तो ठीक है सर, नहीं हो रहा तो करा देना. तो बस उस प्रोविजन को यहाँ लिंक करने के लिए लिख दिया क्या, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 10B. जो अभी हमने रूल नंबर 10B पढ़ा उसी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा. मतलब आधार ऑथेंटिकेशन करवाया होगा तो ही हमारे पास आना रिवोकेशन के लिए बेटा. बस कोई खास बात नहीं, लिंक किया सर. सर नेक्स्ट, अरे वो रेस्टोरेंट सर्विस याद है 95 में कवर होगी सर, जो हमने पढ़ा सर लास्ट सेशन में. रेस्टोरेंट सर्विस 95 में कवर हो गई, जहां पे ECO लायबल होगा. तो उसके रिगार्डिंग जो सर्कुलर हमने वहां पढ़ा था उसके कुछ पॉइंट्स TCS के रिगार्डिंग थे, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग थे, वो इस चैप्टर में मैंने दिए. वहां पे मैंने कुछ पॉइंट डाले, यहाँ पे कुछ पॉइंट डाले सर्कुलर के. देख लेते सर क्या इशू है सर. फर्स्ट पॉइंट, वुड ECOs हैव टू स्टिल कलेक्ट TCS इन कंप्लायंस विद सेक्शन नंबर 52 ऑफ द CGST एक्ट. भाई साहब TCS के प्रोविजंस में सेक्शन नंबर 52 में क्लियर लिखा था कि जिन सर्विसेज पर सेक्शन नंबर 95 लगता है, अरे वहां तो पूरा ही टैक्स 95 ECO को पे करना है साहब. वहां TCS 2% थोड़ा पे करना है केवल, वहां तो पूरा ही टैक्स ECO को पे करना है. तो वहां TCS के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते. तो सर ऐसा कोई रेस्टोरेंट आने के बाद कोई नया पॉइंट नहीं है, सेम पॉइंट है सर. तो लिख दिया क्या, रेस्टोरेंट सर्विस 95 में कवर होगी सर, और जो सर्विस 95 में कवर है वहां पूरा ही ECO लायबल है, और जहां पे ECO पूरा लायबल है इस पर सेक्शन 95 वहां TCS के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते सर. सर अच्छा हाँ, अगर आप कुछ अदर गुड्स या अदर सर्विसेज अप्लाई करे हो, याद है सेम ऑर्डर के अंदर रेस्टोरेंट सर्विस भी थी, अदर गुड्स अदर सर्विस भी थी, तो अदर गुड्स और अदर सर्विस होंगी उस पर TCS लगेगा, रेस्टोरेंट पे कोई TCS नहीं लगेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट पे पूरा ही टैक्स 95 में ECO पे करेगा बेटा. वो यहाँ लिखा है सर. ठीक है सर. सेकंड पॉइंट, वुड ECOs हैव टू मैंडेटरीली टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस व्हिच आर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 थ्रू देम even though they are already registered to pay GST on the services on their own account. भाई आज स्विगी जोमेटो since they are charging commission from the
रेस्टोरेंट, और उसके लिए वो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है खुद की सप्लाई के लिए। अब वो 95 के थ्रू रेस्टोरेंट सर्विस पे खुद टैक्स पे करेंगे, खुद लायबल है, तो क्या उनको सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा? नहीं भाई नहीं, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप मल्टीपल बिजनेस कर सकते हो ना सर, क्या दिक्कत है? सेम रजिस्ट्रेशन नंबर में मल्टीपल सर्विसेज पर आप टैक्स पे कर सकते हो, क्या दिक्कत है सर? इसलिए क्लियरली बोल दिया, एज ईसीओज आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद रूल नंबर 8 of the CGST rules as a supplier of their own goods or services, there would be no mandatory requirement of taking separate registration by the ECO for payment of tax on the restaurant services. Obviously, ये कोई नया पॉइंट नहीं है, रेस्टोरेंट कोई नया नहीं, रेस्टोरेंट नया ऐड हुआ है, बाकी 95 तो पहले भी था ना सर। आइए, what would be aggregate turnover of the person supplying restaurant service through ECO? देखो मैं समझाता हूँ इसका पॉइंट का मतलब क्या है। भाई मैं मंगल, याद आया कोई नाम? ध्यान है ना? अरे नाम तो सुना होगा सर। मंगल कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करता सर, रजिस्टर्ड इन जीएसटी है। रेस्टोरेंट सर्विस भी सप्लाई करता, याद है? सैंडविच। अब मेरा पॉइंट ये है कि मैं सैंडविच जो बेचता हूं वो स्विगी जोमेटो के थ्रू बेचता हूं। अब नो डाउट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन 95 अट्रैक्ट हो रहा है और स्विगी जोमेटो लायबल है टैक्स पे करने के लिए, पर सर अल्टीमेटली टर्नओवर तो मेरा ही है ना सर, वो भी तो सर ये क्वेश्चन आया यहाँ पे, और इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि मंगल जो कोचिंग सर्विस दे रहा है, मान लो उसका टर्नओवर 10 करोड़ और रेस्टोरेंट का सर्विस का टर्नओवर है 2 करोड़, और सारी सर्विस मान लो 95 लग रहा है और ईसीओ लायबल है सर, तो 10 करोड़ पे तो वो खुद लायबल है, 2 करोड़ पे 95 लग रहा है और ईसीओ लायबल है। फिर भी जब हम मंगल के एग्रीगेट टर्नओवर की बात करेंगे तो 12 करोड़ इज द एग्रीगेट टर्नओवर। मतलब जो एक्चुअली रेस्टोरेंट है उसके एग्रीगेट टर्नओवर में तो साहब सारी आउटवर्ड सप्लाई काउंट होती है ना सर। हमने एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है और एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में क्लियर लिखा है ऑल आउटवर्ड सप्लाईज। तो सर भले ही 95 लगे कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीगेट टर्नओवर में तो काउंट होगा रेस्टोरेंट वाले के लिए। क्लियर? डन। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, वुड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ईसीओस बी टैक्स्ड एट 5% विदाउट आईटीसी? अरे भाई सर सेम ऑर्डर के अंदर मैं रेस्टोरेंट सर्विस भी दे रहा हूं, कुछ अदर गुड्स और अदर सर्विस भी दे रहा हूं। अरे भाई रेस्टोरेंट सर्विस पे 95 लगा है ना, रेस्टोरेंट सर्विस पे अगर 5% टैक्स का ऑप्शन लिया तो रेस्टोरेंट पे 5% है, अदर गुड्स अदर सर्विस पे तो नॉर्मल जो सप्लायर है सर, स्विगी नहीं, ईसीओ नहीं, नॉर्मल सप्लायर ही टैक्स पे करेगा और नॉर्मल रेट से टैक्स पे करेगा, और उस पर ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करेगा, टीसीएस के रेटेड 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, अगर इंट्रा है तो 2% आईजीएसटी। बेटा आया ना? क्लियर? तो ये कोई नया पॉइंट नहीं सर, पढ़ लीजिए इसको। ECO is required to pay GST on services notified under section number 95 besides the other services or other supplies made on its own account. On any supply that is not notified under section number 95 that is supplied by a person through ECO, the liability to pay GST continues on such supplier only, and ECO shall continue to pay only and only TCS on such supplies. Thus, present dispensation continues for ECO on supplies other than restaurant services. क्लियर? तो रेस्टोरेंट के अलावा कुछ और सप्लाईज अगर है तो उस पर नॉर्मल सप्लायर ही लायबल होगा, एंड वहां पे केवल टीसीएस के लिए लायबल होगा ईसीओ। ऑन सच सप्लाईज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस मेड थ्रू ईसीओ, जीएसटी विल कंटिन्यू टू बी बिल्ड, कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन द सेम मैनर एज इट इज बिंग डन एट प्रेजेंट। जो अभी चल रहा है वही चलेगा ना सर, कोई इसमें तो अमेंडमेंट हुआ नहीं, कोई इसमें तो 95 लगा नहीं सर। ईसीओ विल डिपॉजिट टीसीएस ऑन सच सप्लाईज, ओनली टीसीएस के लिए लायबल होगा ईसीओ। क्लियर? डन। तो ये कुछ पॉइंट जो मुझे लगा टीसीएस के बाद देने चाहिए, वो सर्कुलर के यहाँ पे सर्कुलर में से वो पॉइंट निकाल के इस चैप्टर में डाले, बाकी पॉइंट मैंने चैप्टर नंबर 7 में रखे बेटा। ओके डन। माहौल सरकार, आइए अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं अब हम। सर रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट चैप्टर था हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है सर। नेक्स्ट है टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, चैप्टर नंबर 12। उसके अंदर एक छोटा सा प्यारा सा अमेंडमेंट हुआ है, जैसा आप और हम सबको सर एक्सपेक्टेड था कि सरकार क्या करने वाली सर, जो ई इनवॉइस के प्रोविजंस थे थ्रू गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट्स। सर ई इनवॉइस याद है क्या बेटा? अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर in any of the preceding financial year from 2017-18 onwards, सर पहले था 500 करोड़ क्रॉस हुआ है तो सर आप पर ई इनवॉइस के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे। फिर 500 करोड़ को कम करके 100 करोड़ किया था इन्होंने, 100 करोड़ को कम करके
50 करोड़ किया था इन्होंने, और अभी अमेंडमेंट करके इन्होंने 50 करोड़ से कितना कर दिया बेटा सर 20 करोड़ कर दिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 से जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, अगर एक भी साल अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर सर 20 करोड़ अगर क्रॉस हुआ है तो भाई साहब आ गए आप कहां पर, इस रूल के स्कोप में, और वहां पर आपको ई इनवॉइस के प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कुल मिला के सर ई इनवॉइस के प्रोविजंस तो आपने पढ़े हुए हैं सर, गवर्नमेंट क्या करी धीरे धीरे ई इनवॉइस के स्कोप में सर लोगों को बढ़ाती जा रही है, सो दैट लोग सिस्टम के अंदर आ जाए। गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट के थ्रू अगर गवर्नमेंट का सर गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट पे अगर हर इनवॉइस पंच होने लग जाए तो बोगस बिलिंग और सर कई सारे गड़बड़ जो लोग करते थे वो बहुत कम हो जाएगी। इसलिए धीरे धीरे गवर्नमेंट इसका स्कोप बढ़ा रही है, टर्नओवर लिमिट कम करी, सो दैट मैक्सिमम बड़े बड़े लोग आ जाए इसके अंदर। और सर गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट कम कर दो और 20 करोड़ कर दिया बेटा इसको। क्लियर सर, इट इज फर्दर रिड्यूस टू 20 करोड़ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। क्लियर, डन। आइए बच्चों अगला। अच्छा एक और बात, इसका मैंने नेक्स्ट पेज का भी प्रिंट आउट दे रखा आपको, क्यों कि जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें भी यहाँ 50 करोड़ लिखा था पहले बेटा बुक के अंदर, अब 20 करोड़ हो गया है, तो आप अपनी बुक के अंदर यहाँ पे भी सर रेस्पेक्टिव चेंज कर लेना बेटा। ओके ठीक सर, देखो मैंने हर जगह इसलिए दिया क्योंकि आपकी बुक के अंदर कोई गलती नहीं रह जाए आपसे। आओ बच्चों, अच्छा डायनामिक क्यूआर कोड जानना बेटा, B2C सप्लाई के केस में अगर आप बिजनेस टू कंज्यूमर, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो गुड्स, B2C सप्लाई कर रहे हो तो डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं, और वहां तो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट अभी भी 500 करोड़ ही सर, कितना 500 करोड़, पहले भी 500 करोड़ था अभी भी यही है, इसको कम नहीं किया है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है 500 करोड़, उधर कितना हो गया इनवॉइस में एक्सीड करता है कितना 20 करोड़, अच्छा वहां B2B ट्रांजेक्शन और एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन कवर है सर, यहां पर B2C कवर है, और वो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस होता है तो ही अप्लाई होगा डायनामिक क्यूआर कोड। यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए कंपेयर करने के लिए बताया मैंने आपको। पर हाँ इसका जो सर्कुलर इशू हुआ था उसमें सर्कुलर में एक जगह क्या छोटा सा एक गवर्नमेंट से सर्कुलर में हल्का सा एक एरर हो गया था, उसको क्लेरिफाई करने के लिए सर्कुलर के एक प्रोविजन में अमेंडमेंट कर दिया। ये सर्कुलर जो आपने पढ़ा था सर, सर्कुलर नंबर 156/12/2021 रिगार्डिंग डायनामिक क्यूआर कोड, उसके पॉइंट नंबर 4 में एक छोटा सा चेंज किया सर, मैं तुम्हें समझाता हूं पॉइंट क्या है सर, कोई मेजर चेंज नहीं सर, क्लेरिफिकेटरी नेचर का पॉइंट है सर। ये बोला है कि B2C सप्लाई अगर आप करते हो अदर देन एक्सपोर्ट, देखो एक्सपोर्ट अगर आपने किया है ना बेटा, भले गुड्स एक्सपोर्ट किया है या सर्विस एक्सपोर्ट किया है, उसको B2B की तरह ट्रीट किया गया है, और उस पर ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं, उस पर डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते। यह सर्कुलर ने ऑलरेडी क्लेरिफाई किया था सर। अब यहां पे इस पॉइंट नंबर 4 ने क्या कहा कि सर B2C सप्लाई पर, B2C सप्लाई अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे, पर अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है तो उस पर डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते। अब यहां समझना बात को ध्यान से, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या होता सर, देखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में तो क्या टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, खत्म। सर्विसेज में क्या होता साहब, आपकी सर्विस को एक्सपोर्ट तभी मानेंगे जब 5 कंडीशंस फुलफिल होती है सर, सप्लायर इंडिया का होना चाहिए, रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए सर, पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज या अगर आरबीआई ने अलाउ किया तो INR में भी आ सकता है सर, एंड दोनों पर्सन सेम पर्सन के डिफरेंट या डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए। ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई है तो तब बोलेंगे क्या सर्विसेज हुई है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, अदरवाइज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है। नाउ माय पॉइंट इज दैट, मान लो सर्विस सप्लायर इंडिया का है, रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है, सर पेमेंट जो वो कर रहा है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में कर रहा है या एनी अदर अप्रूव्ड मोड ऑफ आरबीआई से पेमेंट कर रहा है सर, वो आपको एनी अदर अप्रूव्ड मोड ऑफ आरबीआई से वो पेमेंट कर रहा है आपको, दोनों पर्सन सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है सर, पर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया ही है सर। आज जैसे इंटरमीडिएट सर्विसेज सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है साहब, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अकाउंट होल्डर, जहां वो बैंक की ब्रांच लोकेटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 के अकॉर्डिंग। तो सर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है, अब भले रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया हो सर, भले पेमेंट फॉरेन करेंसी में आ रहा है या एनी अदर मोड ऑफ करेंसी में आ रहा हो, एनी अदर मोड अलाउड बाय आरबीआई से आ रहा हो, भले दोनों सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, फिर भी वो एक्सपोर्ट के स्कोप में नहीं आएगा। अब ऐसे केस में पॉइंट नंबर 4 कहता है सिंस वो सर्विस अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है,
उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है। अब अगर वो सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है मेरे बच्चों, अगर वो सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, तो मेरा पॉइंट आपसे ये आता है कि सर फिर तो जो कस्टमर वो आउट ऑफ इंडिया, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो सिंस वो ट्रांजेक्शन B2C सप्लाई है, अब वो B2C सप्लाई अगर है और वो एक्सपोर्ट के स्कोप पे भी नहीं आ रहा है, तो क्या डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन वहां पे अट्रैक्ट होंगे क्या? ये क्वेश्चन है। दिस इज द इश्यू जो यहां पे लिखा है सर। अब सर डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन क्यों आए, मुझे तो ये बताइए आप। डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस B2C के केस में इसलिए आए। अच्छा, पहली बात तो यहां पे हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आ रहा है, इस पर डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अब वो B2C सप्लाई है, कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, तो डायनेमिक क्यूआर कोड के स्कोप में वो आ गया। तो क्या टेक्निकली अब यहां पे एक सर्कुलर ने बोला कि क्या ऐसे केस में डायनेमिक क्यूआर कोड चाहिएगा, तो उससे पहले मैं लॉजिक ये पढ़ाने, ये आंसर देने से पहले मैं लॉजिक आपको समझाऊंगा कि डायनेमिक क्यूआर कोड आखिर क्यों आया। डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन लाने का पर्पस ये था कि कस्टमर को जो आप इनवॉइस इश्यू कर रहे हो या डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू डायनेमिक क्यूआर कोड अगर उसको डिस्प्ले किया है, वो डायरेक्ट मोबाइल अपना ओपन करे और उस क्यूआर कोड को स्कैन करे और डायरेक्ट वन शॉट में वो पेमेंट कर दे, उसको कुछ भी टाइप नहीं करना पड़े। जस्ट टू मेक द डिजिटल पेमेंट मोर इजियर, डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस को अट्रैक्ट किया, को इंट्रोड्यूस किया। अब आप मुझे बताओ, वो जो रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है, भले वो सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, भले वो B2C सप्लाई है, पर वो रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है, वो फॉरेन करेंसी में या एनी अदर अप्रूव्ड मोड ऑफ RBI से पेमेंट कर रहा है, वो आउट ऑफ इंडिया है, क्या वो स्कैन करके पेमेंट कर पाएगा? वैसे भी नहीं कर पाएगा सर। आउट ऑफ इंडिया से पेमेंट ऐसा नहीं हो सकता सर। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला इस सर्कुलर के थ्रू कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे केस में कस्टमर आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है इन केस ऑफ सर्विसेज, तो ऐसे केस में देखो, गुड्स के केस में तो वैसे भी गुड्स इंडिया से आउट ऑफ इंडिया ले रहे हो, तो सर वहां पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में आ जाता है, वहां दिक्कत ही नहीं है सर। सर्विसेज में दिक्कत है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्लियर? तो सर्विसेज में अगर रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है, अब भले वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, ऑब्वियसली वो आउट ऑफ इंडिया है, इसलिए भले वो सर्विस एक्सपोर्ट के स्कोप में भी नहीं आ रहा है, B2C सप्लाई है, पर फिर भी सर वहां डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले यहां पे केवल ये लिखा था कि पेमेंट फॉरेन करेंसी में आ रहा है, यहां गवर्नमेंट ने लिख दिया पेमेंट फॉरेन करेंसी में है या फिर एनी अदर मोड ऑफ अप्रूव्ड मोड ऑफ RBI से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं सर। देख लीजिए, नो डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायर्ड नहीं है। Wherever an invoice is issued to the recipient located outside India for supply of services for which the place of supply is in India, as per provisions of the IGST Act, and the payment, ये words change किए थे, and the payment is received by the supplier in convertible foreign exchange or in INR wherever permitted by RBI through the RBI approved medium। पहले केवल फॉरेन करेंसी लिखा था, बस इन वर्ड्स को चेंज किया इस सर्कुलर के अंदर, और कोई चेंज नहीं किया, बाकी मैंने पूरा पढ़ा दिया सर आपको। Such invoice may be issued without having a dynamic QR code. As such, dynamic QR code cannot be used by the recipient located outside India, क्योंकि ये dynamic QR code out of India वाला recipient यूज ही नहीं कर सकता सर for making payment to the supplier in India। Clear? Done? समझे मेरी बात? तो कुल मिला के रेसिपिएंट अगर आउट ऑफ इंडिया है, सर्विस सप्लायर इंडिया में है, तो वह डायनामिक क्यूआर कोड नहीं चाहिए। ठीक है? डन। आइए बच्चों, सर बस ये टैक्स इनवॉइस में दो जगह चेंज थे सर, एक तो सर्कुलर में डायनामिक क्यूआर कोड का प्रोविजन मैंने आपको पढ़ाया बेटा, एंड सर ई इनवॉइस का जो टर्नओवर लिमिट था वो 50 करोड़ से कम करके 20 करोड़ कर दिया बेटा, दैट्स इट। आइए रिटर्न्स अंडर जीएसटी, सर यहां पर एक छोटा सा अमेंडमेंट किया है, मस्त अमेंडमेंट है सर। अगेन सर हमने पढ़ा था कि सर अगर किसी एसएससी ने प्रीवियस 2 मंथ के, प्रीवियस 2 टैक्स पीरियड के 2 मंथ के अगर रिटर्न 3B सबमिट नहीं किया, GSTR 3B, तो सर उसको हम GSTR 1 सबमिट नहीं करने देंगे, क्योंकि सब भाई साहब क्या कर रहे हैं, इधर से GSTR 1 फर्निश कर रहे हैं या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश कर रहे हैं, रेसिपिएंट के GSTR 2B में क्रेडिट जा रही है, वो क्रेडिट ले जा रहा है, और भाई साहब ने 3B फाइल ही नहीं किया, 1 फाइल कर रहा है। 1 फाइल किया तो क्या क्रेडिट पास ऑन हो गया, और इधर से 3B फाइल नहीं किया, 3B फाइल नहीं किया तो सरकार को टैक्स तो मिला नहीं, रेसिपिएंट 2B के बेस पे क्रेडिट ले लेगा। सर गलत हो रहा ना यार ये, इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन डाला था और बोल दिया था क्या, अगर किसी सप्लायर ने अपने पिछले 2 महीने के अगर पिछले 2 महीने के अगर GSTR 3B फाइल नहीं किए, तो उसको हम इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज नहीं करने देंगे या GSTR 1 सबमिट नहीं करने देंगे। दिमाग खराब मत करना। अब सरकार ने बोल दिया क्या, 2 महीने से हटा के 1 महीना कर दिया। लो साहब, लो कर लो बात।
अगर आपने प्रेसिडिंग मंथ का जीएसटीआर 3 भी सबमिट नहीं किया तो करंट मंथ का जीएसटीआर 1 हम आपको फर्निश नहीं करने देंगे और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी भी यूज नहीं करने देंगे। भारत माता की जय। मतलब सर आप केवल क्रेडिट पास ऑन कर रहे हो और सरकार को टैक्स पे नहीं कर रहे हो, हम इतने बेवकूफ नहीं है सर। तो सरकार ने भी सर इन पे डंडा लगा दिया सर, पढ़ो सर। तो पहले 2 मंथ था, इसको काट के प्रेसिडिंग मंथ कर दिया है, बस पढ़ो सर। अ रजिस्टर्ड पर्सन shall not be allowed to furnish details of outward supplies of goods or service or both under section number 37 in form number GSTR 1 if he has not furnished the return in form number GSTR 3B for the preceding month। पहले प्रेसिडिंग 2 मंथ था, अब 1 मंथ कर दिया बेटा। मतलब पिछले महीने का अगर आपने 3B फाइल नहीं किया तो करंट मंथ में हम आपको जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं करने देंगे बेटा। अच्छा, जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है, क्या ले रखा भाई? क्यूआरएमपी स्कीम। उनके लिए तो वैसे भी प्रेसिडिंग टैक्स पीरियड ही था बेटा, उनके लिए तो वैसे भी प्रेसिडिंग 1 टैक्स पीरियड था। टैक्स पीरियड मतलब वो पीरियड जिसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। यहाँ पे तो क्वार्टर था बेटा, तो 1 क्वार्टर हो गया सर। जो लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उन्होंने पिछले क्वार्टर का अगर 3B फाइल नहीं किया तो करंट क्वार्टर में ना हम जीएसटीआर 1 सबमिट करने देंगे ना इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करने देंगे आपको। तो वहां पहले से 1 टैक्स पीरियड था, अभी भी 1 ही है। जिनके लिए मंथली था उनके लिए 2 मंथ, जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके 2 महीने का टाइम था, अभी 1 महीना बोल दिया। लास्ट टैक्स पीरियड का अगर 3B फाइल नहीं किया तो बैंड बजा लेना, हम 1 फाइल नहीं करने देंगे सर। अच्छा, अभी सी डिलीट कर दिया सर। सी डिलीट क्यों किया बेटा? ओमिट कर दिया सर। क्यों किया? क्योंकि पहले यहाँ पे 2 मंथ जब था ना बेटा, तब कुछ लोगों के लिए बोल दिया नहीं तुम्हारे लिए तो 1 महीने का प्रोविजन ही है सर। जिन पे भी रूल नंबर 86 भी अप्लाई होता है, जिन पे भी रूल नंबर 86 भी याद आया कि सर मैक्सिमम 99% ही टैक्स पे कर पाओगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मिनिमम 1% तो आपको कैश लेजर के थ्रू पे करना पड़ेगा। जिनका भी टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर इन अ पर्टिकुलर मंथ 50 लाख क्रॉस होता है, उन पे रूल नंबर 86 भी अप्लाई होता था बेटा। तो उनके लिए पहले बोला था कि नहीं साहब तुम लोगों ने तो प्रीसीडिंग मंथ का भी अगर 3B फाइल नहीं किया तो हम जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं करने देंगे आपको। सर जनरल लोगों के लिए क्या था? 2 मंथ, इनके लिए कितना था? 1 मंथ। अब तो सबके लिए 1 मंथ हो गया साहब। जब सबके लिए 1 मंथ हो गया है तो ये पॉइंट अलग से देने की जरूरत है ही नहीं सर, इसलिए इस पॉइंट को क्या कर दिया? ओमिट। तो कुल मिला के आपको एक चीज ही ध्यान रखनी है यहाँ पे कि भाई साहब पिछले टैक्स पीरियड का अगर क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है, पिछले क्वार्टर का नॉर्मल स्कीम है, क्यूआरएमपी स्कीम नहीं है तो पिछले मंथ का अगर आपने 3B फाइल नहीं किया तो करंट मंथ में ना हम आपको जीएसटीआर 1 सबमिट करने देंगे ना इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करने देंगे। दैट्स इट। भारत माता की जय। आइए बच्चों, सर रिटर्न के अंदर ये चेंज था और कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, एनुअल रिटर्न कोई अमेंडमेंट नहीं है बच्चों, ठीक है, मैंने एक पॉइंट दे दिया पे। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न क्या होता है? 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बेटा। पर सर फाइनेंशियल ईयर 2021 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? द सेड एनुअल रिटर्न शैल बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 28 ऑफ फरवरी 2022। तो इसका ड्यू डेट बढ़ा के 28 फरवरी 2022 कर दिया था बेटा। अब 28 फरवरी 2022 भी गया, 2021 के रिटर्न में फाइल हो चुके। अब ये पॉइंट कोई काम का है नहीं, पर फिर भी ठीक है यार, मैंने दे दिया। मान लो कभी एग्जाम में कोई एक आध मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, वैसा तो नहीं आता पर फिर भी के बच्चों ठीक। सेम वे याद है सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसका भी ड्यू डेट क्या होता है? 31 दिसंबर। पर अगेन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 इसका ड्यू डेट कर दिया था क्या? 28 फरवरी 2022, 28 ऑफ फरवरी 2022 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। बस ऐसा सारे सालों के लिए नहीं सर, सारे सालों के लिए तो 31 दिसंबर ही है सर। ओके डन। तो वैसे अब ये डेट भी चली गई, ये टैक्स पीरियड भी चला गया, आगे कोई काम आने वाला नहीं है, पॉइंट एग्जाम में नहीं आना चाहिए, पर ठीक है सर। इसलिए देखो 2 पेज भी आपके कम हो रहे हैं। तो देखिए सर नंबर ऑफ पेजेस आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, पर अमेंडमेंट्स कुछ विशेष नहीं है, कोई खास नहीं है, कोई टफ नहीं है बच्चों। आओ बच्चों, सर रिटर्न चैप्टर के एंड में मैंने कुछ इंफॉर्मेशन रिटर्न वाले प्रोविजंस दे रखे थे, वहां पे सेक्शन 151 उसको रिप्लेस कर दिया गवर्नमेंट ने पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। ये पहले था पावर टू कॉल फॉर स्टैटिस्टिक्स। याद है कमिश्नर के पास पावर था कि वो किससे भी बिजनेस रिलेटेड या कोई पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड कोई स्टैटिस्टिक्स मांग सकता है सर, और वो स्टेट्स देने पड़ेंगे कमिश्नर को। वहां पर अब वो पावर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया सर। क्या बोला है? रिप्लेस कर दिया सेक्शन को, द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम, कमिश्नर या उसका ऑथराइज ऑफिसर में बाय एन ऑर्डर डायरेक्ट एनी पर्सन to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this act within such time
इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन। मतलब अगर कोई भी पर्सन जीएसटी से रिलेटेड किसी भी मैटर में डील कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एनी पर्सन लिखा है बेटा, भले वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। सर कोई भी पर्सन जीएसटी से रिलेटेड किसी भी मैटर पे कोई डील कर रहा है तो डिपार्टमेंट मतलब कमिश्नर या उसका ऑथराइज ऑफिसर उसको ऑर्डर दे सकता है, भाई साहब ये इन्फॉर्मेशन मेरे को दीजिए आप, और टाइम बता देगा, इतने टाइम में देना पड़ेगा, इस मैनर में देना पड़ेगा। हो सकता है वो एक्सेल फॉर्म में मांग ले, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मांग ले, सर इतने टाइम में आपको देना पड़ेगा, इन सच मैनर देना पड़ेगा, इन सच फॉर्म देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। नहीं दिया तो ये फाइन दे रखा है 124 में, वो फाइन में कोई अमेंडमेंट है नहीं सर। क्लियर, जो फाइन पहले था वही है बेटा। अरे हाँ है ना भाई, डन, समझे मेरी बात। आइए बच्चों 152 बार ऑन डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। सर बार ऑन डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन ये सेक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर 152। सर जो सेक्शन में 150 जो इंफॉर्मेशन रिटर्न था वो कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या किसी भी पर्सन से सीबीआई से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है सर, याद आया बेटा? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, आरबीआई, बैंक, कोई कंपनी, भले जीएसटी नेटवर्क हो, कोई भी हो सर, सर उससे इंफॉर्मेशन मांग सकता है, हाँ है ना? वो था सेक्शन 150। 151 अभी हमने पढ़ा। क्लियर, तो इन दोनों सेक्शन में जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट करी है ये ऑफिसर्स किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, जिस पर्पस के लिए कलेक्ट करी उस पर्पस के लिए यूज करेंगे सर। ये सेक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा था, इसमें हल्का फुल्का टेक्निकल अमेंडमेंट किया सर, कोई खास अमेंडमेंट नहीं, देखना ध्यान से। नो इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल रिटर्न और अ पार्ट देयर ऑफ, तो ये लैंग्वेज, ये वर्ड्स काम के नहीं थे, इनको डिलीट कर दिया सर। इंडिविजुअल रिटर्न और पार्ट देयर ऑफ ये अब काम करने था। कुल मिला के नो इन्फॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर गिवन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 150 और 151। भाई बात ही जब ये कर रहा है 150 या 151 की, उसी की बात करेगा सर ये। क्लियर, तो किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो सेक्शन नंबर 151 और सेक्शन नंबर 150 या 151 में जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने कलेक्ट करी, ऑथराइज ऑफिसर ने कलेक्ट करी है, वो शेल विदाउट, बाकी अमेंडमेंट नहीं पर पढ़ लो, शेल विदाउट प्रीवियस सैंक्शन in writing of the concerned person or his authorized representative be published in such manner so as to enable such particulars to be identifiable as referring to a particular person and no such information। मतलब कुल मिला के जो इंफॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट करी है एज पर सेक्शन 151 या एज पर सेक्शन 150 उसको ये लोग पब्लिश नहीं करेंगे, और पब्लिश करा भी तो इस तरह से पब्लिश करेंगे जिसमें कोई इंडिविजुअल असेसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए सर। द इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी आइडेंटिफाइबल टू अ पर्टिकुलर असेसी अनलेस हिज रिटन कंसेंट इज टेकन और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स रिटन कंसेंट इज टेकन। ओके, और सर एंड लिखा है एंड नो सच इंफॉर्मेशन shall be used for the purposes of any proceedings under this act without giving an opportunity of being heard to the such person। मतलब अगर इनको ये इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करी है, ये इंफॉर्मेशन अगर किसी और प्रोसीडिंग में अगर यूज करनी है तो यूज तो कर सकते हैं, पर उस पर्सन कंसर्न को एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। अच्छा पहले ये वर्ड्स नहीं थे, विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड टू द पर्सन कंसर्न, मतलब क्या था? पहले तो इस इंफॉर्मेशन को वो किसी भी प्रोसीडिंग में यूज नहीं कर सकते थे सर, है ना? अभी क्या कर दिया, एक तरह से गवर्नमेंट को पावर मिल गया इस सेक्शन के थ्रू ये वर्ड्स ऐड करने से। क्या कि अगर ये इंफॉर्मेशन जो 150 या 151 में कलेक्ट करी है उनको अगर किसी अदर प्रोसीडिंग में इन इंफॉर्मेशन को यूज करना है तो भी वो यूज कर सकते हैं। क्लियर, पर सर एक बार अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। मतलब अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देके तो इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं ना यार, पहले तो अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड यूज करने का सिस्टम था ही नहीं, पहले तो क्या था, वो इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते सर। फिर सब सेक्शन 2 में कुछ एक्सेप्शन दिए थे सर उसके, कि अगर उस प्रोसीडिंग में आपको इंफॉर्मेशन यूज करनी है तो इसी तरीके से कर सकते हो सर आप। क्लियर, अब तो क्या कर दिया, इसको कर रहा डिलीट, और ऊपर लिख दिया क्या कि जो पर्सन कंसर्न था उसको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दे देना, और उस इंफॉर्मेशन को अगर यूज करना है तो यूज कर लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर, तो अगेन गवर्नमेंट की पावर बढ़ा दी है कि अगर सेक्शन 150 या 151 में, रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन में 150 या 151 की जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट करी है, पहले तो बोल दिया कि उस इन्फॉर्मेशन को आपको अगर पब्लिश करना है तो सर इस तरह से पब्लिश करना कि किसी इंडिविजुअल असेसी का आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है किसी को पता नहीं चलना चाहिए सर। सेकंड, उस इन्फॉर्मेशन को अगर आपको यूज करना है किसी अदर प्रोसीडिंग में तो आप यूज कर सकते हो, पर उस असेसी को या पर्सन कंसर्न को एक बार अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दे देना सर। क्लियर, दैट्स इट, समझे मेरी बात? डन, माहौल सर, और उसी को मैंने नीचे एनालिटिकल पॉइंट में चेंज किया सर। आइए सरकार
ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन रिटर्न्स वगैरह के रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स। अब सर हम आ गए कहां, रिफंड्स अंडर जीएसटी। सर रिफंड्स अंडर जीएसटी बड़ा अच्छा चैप्टर है सर, पर खास बात कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं सर। देख लीजिए सर, सबसे पहला रिफंड अंडर जीएसटी रूल नंबर 96। अगेन हम ये पॉइंट पढ़ चुके हैं सर, याद आया? आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आपको रूल नंबर 89 या रूल नंबर 96 में रिफंड के लिए अप्लाई करना है तो सर अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो रखा तो बहुत अच्छी बात है, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रखा तो पहले आधार ऑथेंटिकेशन करवा देना। तो सिंस रूल नंबर 10B ने वहां पे रिफंड का रेफरेंस दिया था, तो रिफंड के रूल में भी सेम पॉइंट ऐड कर दिया कि रिफंड के लिए अप्लाई करने से पहले द एप्लीकेंट हैज अंडरगॉन आधार ऑथेंटिकेशन इन द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल नंबर 10B। तो आधार ऑथेंटिकेशन करवा देना, कोई खास बात नहीं सर। आइए सर, अब एक सर्कुलर इशू हुआ रिगार्डिंग रिफंड रिलेटेड इश्यूज, बहुत इजी सर्कुलर है सर, कोई खास बात नहीं है, पता है। बाकी रिफंड चैप्टर में कोई अमेंडमेंट है ही नहीं सर। आइए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, अच्छा अरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, चलो इसमें सर्कुलर में मेजरली 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट तो कैश लेजर के रिलेटेड ही है। सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, पहले वो बात लेता हूं, फिर ये पॉइंट पढ़ लेंगे। अरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आपका ई वॉलेट है ना सर, अरे आपकी तो पैसे है जो आपने पे कर रखे, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के फॉर्म में दिख रहे हैं, अब उसका रिफंड लेना कभी भी लो सर आप, हाँ है ना, वो उसके रिलेटेड पॉइंट है सर। पढ़ो, whether the provisions of section number 54 subsection 1 of the CGST Act regarding time period within which an application for refund can be filed, याद है 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, क्या ये टाइम लिमिट would be applicable in case of refund of excess balance in electronic cash ledger? Answer is no सर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो पैसा पड़ा है वो आपका है, जब चाहो तब रिफंड लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए वो 2 साल का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन नंबर 54 सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस वहां पे अट्रैक्ट नहीं होंगे सर। क्लियर, डन। नो, देखिए द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 54(1) रिगार्डिंग टाइम लिमिट विद इन विच एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड कैन बी फाइल्ड वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड, वेदर, अच्छा याद है 2 लाख से अबव अमाउंट अगर है तो कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, याद है बेटा, इन्होंने बर्डन शिफ्ट नहीं किया। अरे कैश लेजर में कोई सर्टिफिकेट चाहिए क्या, कैश तो आपका ही कैश है ना सर। क्लियर, तो सर यहाँ क्या लिखा, वेदर सर्टिफिकेशन और डिक्लेरेशन, अगर 2 लाख से कम का अमाउंट है तो अप टू 2 लाख रुपये है तो सेल्फ सर्टिफिकेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन। 2 लाख से अबव अमाउंट होता है तो सर सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए था ना सर कि बर्डन ऑफ टैक्स पास ऑन नहीं किया है, क्या वो रिक्वायर्ड है टू बी फर्निश्ड along with the application for refund from the electronic cash ledger? Answer is absolutely no. Obviously ये तो पैसा अपना ही है सर, हमने जमा करा, हम ही रिफंड ले रहे हैं, हमने कोई बर्डन थोड़ा शिफ्ट किया इसका सर। क्लियर सर, लिखा है क्या, नो फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेशन और डिक्लेरेशन फॉर नॉट पासिंग द इंस्टेंस ऑफ टैक्स टू एनी अदर पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड in case of refund of excess balance in electronic cash ledger as unjust enrichment clause is not applicable in such cases, क्योंकि यहाँ पे तो बर्डन हमारा ही पैसा हमने जमा करा, हम ही रिफंड ले रहे हैं, हमने कोई बर्डन थोड़ा शिफ्ट किया किसी को। सर पॉइंट नंबर 3, whether refund of TDS or TCS deposited in electronic cash ledger under provisions of section 51 or 52 of the CGST Act can be refunded as excess balance in electronic cash ledger? Answer is yes। भाई आज मान लो मैं सप्लायर हूँ, आप सर ईसीओ हो, मैंने आपके थ्रू सप्लाई किया, आपने मेरा 2% टीसीएस कलेक्ट करके अमाउंट जमा कराया और अमाउंट जो आपने डिपॉजिट करा वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा सर। टीडीएस हो या टीसीएस हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मैंने सप्लाई किया, उन्होंने टीडीएस कट किया बेटा, वो टीडीएस उन्होंने कट करके जमा जब कराया वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट होता है सर। अब टीडीएस हो या टीसीएस हो, वो अमाउंट आएगा मेरे कैश लेजर में। अब कैश लेजर में आने के बाद तो पैसा मेरा ही है ना यार, मैं चाहूं तो उसको यूज करूं, एक्सेस बैलेंस तो मैं रिफंड लूं, हमें क्या दिक्कत है सर। वही गवर्नमेंट ने यहां समझाया और बोल दिया क्या सर, एनी अमाउंट, देखिए सर, एनी अमाउंट विच रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ द टैक्स ड्यूज and other dues payable under CGST Act and rules made thereunder can be refunded to the registered person as excess balance in electronic cash ledger। क्योंकि सर TDS TCS भी क्या है, आपका ही पैसा था जो उन्होंने कट किया और आपके अकाउंट में जमा कराया सर, वो भी तो कैश ही है सर आपका। सर देख लीजिए सर, सर it is not mandatory for the registered person to utilize the TDS or TCS amount credited to his electronic cash ledger only for the purpose of discharging tax liability. The registered person is at full liberty to discharge his tax liability in respect of the supplies made by him during a tax period either through debit in the credit ledger
और थ्रू दी कैश लेजर एज पर हिज चॉइस। उसको क्रेडिट लेजर यूज करना है, कैश लेजर यूज करना है। क्रेडिट पड़ा होगा तो आईटीसी यूज करेगा ना सर, वो कैश लेजर क्यों यूज करेगा? अब कैश लेजर यूज नहीं आ रहा है, उसमें टीडीएस टीसीएस का अमाउंट का क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो वो तो कैश लेजर में पैसा है ना। अब कैश लेजर से रिफंड कभी भी लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, भले वो किसी का अमाउंट भी अमाउंट हो सर। पॉइंट नंबर 4 सर, वेदर रिलेवेंट डेट for refund of tax paid on supplies regarded as deemed exports by the recipient is to be determined as per clause number B of explanation 2 of section 54 of the CGST Act. अभी लैंग्वेज आपको सेक्शन नंबर से समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। एंड इफ सो whether the date of return filed by the supplier or the date of return filed by the recipient will be relevant for the purpose of determining relevant date for such refund. मैं तुम्हें समझाता हूँ प्रोविजन क्या कहता है सर। ओ भाई, डिम्ड एक्सपोर्ट सर सेक्शन 147 में डिफाइंड है डिम्ड एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस। अगर आप डिम्ड एक्सपोर्ट करते हो तो सप्लायर एक बार टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। अब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी एक पर्सन उसका रिफंड ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं सर। अगर सप्लायर रिफंड ले रहा है तो रेसिपिएंट से वो डिक्लेरेशन ले आएगा कि मैं ये टैक्स का अमाउंट का रिफंड ना तो मैं लूंगा ना मैं इसका आईटीसी लूंगा सर। और अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट से टैक्स का अमाउंट ले लिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया, अब रेसिपिएंट रिफंड लेने जा रहा है तो रेसिपिएंट सप्लायर से डिक्लेरेशन ले आएगा कि सप्लायर कभी रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करेगा। तो रिफंड में कोई भी अप्लाई करे कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो आप और हम पढ़ चुके सर। अब पॉइंट आता है क्या, द टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर द रिफंड इज 2 years। 2 years कब से? सेक्शन में 54 में एक्सप्लेन किया हुआ है रिलेवेंट डेट को, और वहां लिखा है क्या सर, जिस दिन उस डिम्ड एक्सपोर्ट रिलेटेड रिटर्न, जिस दिन रिटर्न रिलेटिंग टू रिटर्न मतलब 3B, ये लिखा है सर। क्या लिखा है वहां पे एक्सप्लेनेशन में, ये पढ़िए सर। In case of supply of goods regarded as deemed export, where a refund of tax paid is available in respect of the goods, the date, relevant date, 2 साल कब से काउंट करेंगे, the date on which the return relating to such deemed export is furnished. Return relating to such deemed export, अच्छा, जो deemed export हुआ है वो सप्लायर ने किया ना सर। अब रिफंड भले रेसिपिएंट ले या सप्लायर ले, वो फर्क नहीं पड़ रहा, सप्लायर तो सप्लायर ने किया है। अब सप्लायर ने जब रिटर्न फाइल किया होगा वहां से 2 साल काउंट करेंगे, भले रिफंड के लिए अप्लाई रेसिपिएंट करे या सप्लायर करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिटर्न रिलेटिंग टू सच डिम्ड एक्सपोर्ट, डिम्ड एक्सपोर्ट तो किया है सप्लायर ने। अब सप्लायर ने जब रिटर्न सबमिट किया होगा वहां से 2 साल काउंट करेंगे, भले रिफंड रेसिपिएंट ले या सप्लायर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सर्कुलर ने सप्लायर समझाया बेटा, क्लियर, डन। ये रिफंड से रिलेटेड बातें भी खत्म होती है। अब आई होप पिक्चर समझ में आ रही सर आपको, आई होप प्रोविजन समझ में आ रहे सर आपको। सर ये चैप्टर नंबर 14 के अमेंडमेंट्स तो क्या थे सर, सर्कुलर था सर। आपको समझ में आ रहा होगा कि मेजरली सर अमेंडमेंट कुछ नहीं है सर, आया ना, मेयर क्लेरिफिकेटरी नेचर के पॉइंट है सर, सर्कुलर्स मेयर क्लेरिफिकेशन होते सर। आओ बच्चों, चैप्टर नंबर 18 सर, डिमांड एंड रिकवरी वाला चैप्टर अपना बेटा। सरकार सेक्शन नंबर 73 74 याद है बेटा आपको? यस सर, सेक्शन नंबर 73 और 74 सुना बच्चों ध्यान से सर। यह पॉइंट नंबर 12, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 73 एंड दिस सेक्शन, अरे कुछ नहीं है, ये पॉइंट डिलीट हुआ है सर, ठीक है। 2 सेक्शन का रेफरेंस डिलीट हुआ है, इन दोनों सेक्शन का। ओके, बात करता हूं 2 मिनट के सर। हमने पढ़ा था सर क्या सेक्शन नंबर 73 74 में कि अगर 73 74 में कोई प्रोसीडिंग्स क्लोज हो गई है, मैटर क्लोज, पेनल्टी वगैरह पे कर दी और मैटर क्लोज, फाइल क्लोज, तो सर ऑल अदर प्रोसीडिंग्स विल बी कंक्लूडेड, ऐसा लिखा था सेक्शन में। पर द एक्सप्रेशन ऑल प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सेड नोटिस शैल नॉट इंक्लूड प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन नंबर 132। 132 मतलब जेल वाला ये प्रोविजंस बेटा, याद आया? 5 करोड़ से अबव अमाउंट था, अरे हाँ है ना भाई, तो सर 5 साल तक की जेल है बेटा, तो वो प्रोविजंस तो है ही है। अच्छा, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं थे, ये तो पहले भी था, अभी भी है सर। ओके, तो सर आपने टैक्स पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, पेनल्टी पे कर दिया, प्रोसीडिंग क्लोज, तो ये टैक्स वाली पेनल्टी क्लोज हुई है सर। इंप्रिजनमेंट वगैरह तो कंटिन्यू हुई है सर, उसके लिए कंपाउंडिंग फीस पे करो, कंपाउंडिंग करो, वो अलग प्रोविजन है सर, ठीक है। अच्छा, ना इसमें अमेंडमेंट था ना है, ये तो हमने पढ़ लिया पहले भी। आइए, अच्छा हमने ये पॉइंट, चलो यहां पढ़ा देता हूं, ये पढ़ा था हमने कि अगर मान लो किसी मैटर में, मान लो मैं टैक्स चोरी कर रहा था, गवर्नमेंट ने पकड़ लिया साहब, रंगे हाथों पकड़ लिया मालिक सर, और मेरे साथ 3 लोग और इन्वॉल्व थे, वो मेरे फ्रेंड्स, वो मेरी हेल्प कर रहे थे, ट्रांसपोर्टर भी था उसमें, वेयर हाउस ऑपरेटर भी था, और दो फ्रेंड भी थे मेरे सर। तो सर सबको नोटिस गए। अब सर मैं
जो मेन कल्प्रिट था, मेन एसएससी था, उसने तो अपना क्या किया, टैक्स पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, और वो 25% पेनल्टी वाले पे कर के मैटर क्लोज करा दिया उसने। तो उसके अगेंस्ट तो प्रोसीडिंग्स क्लोज, साहब मेन कल्प्रिट तो बच गया, बाकी रह गए सर। तो वहां गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन ऐड किया था, ये प्रोविजन पहले भी था, पढ़ना, वेयर द नोटिस अंडर द सेम प्रोसीडिंग्स, where the notice under the same proceeding is issued to the main person liable to pay tax and some other persons also, and such proceedings against the main person have been concluded under section number 73 or 74. मेन पर्सन के अगेंस्ट सर प्रोसीडिंग क्या हो गई, कंक्लूड हो गई है, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि जो साथ वाले लोग थे वो भी छूट गए, उनके प्रोसीडिंग भी क्लोज हो गई सर। पर यहां पे ध्यान से पढ़ना सर, वापस पढ़ना बेटा, इसको शुरू से पढ़ो। वेयर द नोटिस अंडर द सेम प्रोसीडिंग इज इश्यूड टू द मेन पर्सन लायबल टू पे टैक्स एंड सम अदर पर्संस आल्सो, एंड सच प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द मेन पर्सन हैव बीन कंक्लूडेड अंडर सेक्शन नंबर 73 और 74, द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ऑल सच अदर पर्सन लायबल टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 122 एंड 125 आर डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। मतलब 122 की जो पेनल्टी है और 125 में जनरल पेनल्टी दे रखी है सर, वो मान लेंगे कि ये अदर लोग भी उससे फ्री हो गए, उन पे कोई पेनल्टी 122 और 125 का नहीं लगेगा। पर पहले 4 सेक्शंस थे यहाँ पे बेटा, बस कलर लेता हूं, चलो ये पहले 4 सेक्शन हुआ करते थे, 122, 125, 129 और 130, चारों सेक्शन की प्रोसीडिंग मान लेते क्लोज हो गई है, पर अभी केवल 122 और 125 की प्रोसीडिंग क्लोज हुई, यही मानेंगे। 129 और 130 की प्रोसीडिंग्स क्लोज नहीं होगी उन लोगों के अगेंस्ट। अब आप कहेंगे सर आप तो सेक्शन नंबर ऐसे बोले जा रहे हो जैसे हमको याद ही हो सर, तो जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिया है सर, ये सेक्शन सारे चैप्टर नंबर 23 में आने वाले सर आपके लिए। 122 है पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, पता है पेनल्टी का जो चैप्टर उसका फर्स्ट सेक्शन जिसमें लिस्ट ऑफ ऑफेंस दे रखे और बाद में पेनल्टी का अमाउंट दे रखा। 125 जनरल पेनल्टी दे रखी सर। 129 याद आया, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ईवे बिल नहीं है या बिल नहीं है और वहां पे गाड़ी पकड़ ली सर आपकी, डिटेंशन सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट। 130 कॉन्फिस्केशन, याद है रिडम्पशन फाइन पे करे गुड्स ले सकते हो आप, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। और 132 है पनिशमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस जो इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजन थे। अच्छा 132 तो यहाँ पे काम आया था सर, वो तो ठीक है अमेंडमेंट में कवर नहीं था सर, जस्ट रेफरेंस ले दिया मैंने। तो कुल मिला के मैं और मेरे 4 दोस्त मेन कल्प्रिट में था, अगर मेरे मैटर क्लोज हो गया तो मेरे फ्रेंड्स जो इन्वॉल्व थे उसका 122 और 125 का पेनल्टी क्लोज हो जाएगा, मैटर क्लोज हो जाएगा, उन पे कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे अगर मेरा मैटर क्लोज हो गया तो। पर अगर 129 और 130 की पेनल्टी उन पे लगती है तो वो लगेगी सर। 129 क्या था, ट्रांसपोर्टर, जैसे आपको पता है कि अगर ड्यूरिंग ट्रांजिट ईवी बिल नहीं था, मैं भी इन्वॉल्व था, ट्रांसपोर्टर भी इन्वॉल्व था, तो सर मेरा भले ही सेक्शन नंबर 73 74 में मैटर क्लोज हो गया है, पर उसका 129 में मैटर ओपन हो गया, 129 में वो बचेगा नहीं सर, उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टर को सर। क्लियर? अच्छा 129 और 130 में वैसे मेजर अमेंडमेंट्स थे, 129 और 130 हम आगे जाके पढ़ने वाले सर। क्लियर? डोंट वरी फॉर दैट, 129 130 हम आराम से आगे पढ़ेंगे, इसमें अमेंडमेंट थे बेटा, ओके डोंट वरी सर। तो कुल मिला के 129 और 130 के प्रोसीडिंग्स क्लोज नहीं होंगे, बाकी की प्रोसीडिंग क्लोज हो जाएंगे सर उन मेरे दोस्तों के सर। ओके डन सर, ये खत्म हो गया आपका एक और अमेंडमेंट। आइए बच्चों, एक बड़ा सुंदर सा पॉइंट यहाँ पे ऐड हुआ है सर। सर सेक्शन नंबर 75 था सर, अपना मतलब है अभी भी, जो 73 और 74 के कॉमन प्रोविजन दिए थे सर, उसमें एक पॉइंट यहां लिखा था सर, पढ़ना एक बार। Notwithstanding anything contained in section number 73 or 74, where any amount of self-assessed tax in accordance with the return submitted under section number 39 remains unpaid, मतलब भाई देखो 73 और 74 क्या बोलता है, हम डायरेक्ट रिकवरी करने नहीं आएंगे। मान लो आपने टैक्स चोरी करी, टैक्स पे नहीं किया, हम डायरेक्ट रिकवरी करने नहीं आएंगे, पहले आपको अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड देंगे बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस। सेक्शन नंबर 73 74 पहले आपको शो कॉज नोटिस देगा, आप हार गए, केस हार गए तो डिमांड ऑर्डर देगा, डिमांड ऑर्डर के थ्रू आपने सर पैसा पे नहीं किया या अपील भी फाइल नहीं करी तो रिकवरी शुरू होती है। पर यहां पे तो प्रोविजन क्या कहता है, अगर आपने रिटर्न सबमिट किया और रिटर्न के अंदर डिक्लेयर किया कि मेरा इतना टैक्स बनता है और वो पे नहीं किया आपने, तो हम आपके अगेंस्ट रिकवरी शुरू कर सकते हैं विदाउट फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 73 और 74, क्योंकि आप खुद बोलते हो ये मेरा सेल्फ असेस्ड टैक्स है, इतना टैक्स मेरा बनता है और पे नहीं किया, तो वहां पे हम आपको शो कॉज नोटिस नहीं देंगे। इसलिए लिखा क्या,
नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन 73 और 74। अच्छा, ये प्रोविजन पहले भी था, अभी भी है, एक्सप्लेनेशन तो अभी ऐड हुआ, 2 मिनट रुकिए। तो ये पॉइंट पहले समझिए तो लिंक समझ में आएगा सर आपको। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन 73 और 74 where any amount of self-assessed tax in accordance with the return furnished under section 39 remains unpaid either wholly or partly, or any amount of interest thereon, the same shall be recovered under the provisions of section 79 without falling 73 और 74। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन 73 74 मतलब हम शो को नोटिस वगैरह देंगे, डायरेक्ट रिकवरी करने आएंगे अगर आपने रिटर्न में जो टैक्स डिक्लेयर किया वो नहीं पे किया तो। अच्छा, वैसे हम बात करें तो रिटर्न में अगर टैक्स डिक्लेयर किया और वो पे नहीं किया, प्रैक्टिकली बात करें तो सर रिटर्न सबमिट ही नहीं हो पाएगा सर। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया बड़ा स्मार्टली और बोल दिया क्या, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, टैक्स पहले पे करेंगे फिर रिटर्न सबमिट होगा सर आपका, तो जीएसटी के अंदर। तो अभी यहाँ पे स्मार्टली गवर्नमेंट ने एक पॉइंट ऐड कर दिया और बोल दिया क्या, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन सेल्फ असेस्ड टैक्स शेल इंक्लूड tax payable in respect of details of outward supplies which are furnished under section 37। मतलब GSTR 1 में आपने डिक्लेयर किया but not included in the return furnished under section 39। मतलब आपने कोई ट्रांजेक्शन GSTR 1 में या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके आपने वहां पे इनवॉइसेस फर्निश किए पर उनका टैक्स आपने पे नहीं करा थ्रू GSTR 3B। मतलब आपने वो फॉर एग्जाम्पल आपने 100 करोड़ की सेल दिखाई GSTR 1 के थ्रू, पर जब GSTR 3B फाइल करने गए तब केवल 20 करोड़ का ही आपने टैक्स डिक्लेयर किया, 20 करोड़ का सप्लाई आपने दिखाया बेटा। मतलब 1 के थ्रू आपने क्या कर दिया सर, रेसिपिएंट को क्रेडिट पास ऑन कर दी, आपने GSTR 1 सबमिट किया या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करी, रेसिपिएंट को क्रेडिट चला गया, उसके 2B में चला गया सर, और आपने 3B में वो टैक्स डिक्लेयर नहीं किया, ट्रांजेक्शन डिक्लेयर नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, तो वहां पर ये प्रोवाइजो अट्रैक्ट होगा और वहां बोल दिया क्या, दिमाग खराब मत करना मंगल, ऐसे केस में हम विदाउट फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 74 हम डायरेक्ट रिकवरी करने आएंगे, वहां हम आपको कोई शोकोस नोटिस वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि आपने खुद ने डिक्लेयर किया कि ये मेरा आउटवर्ड सप्लाई है। आपने GSTR 1 के अंदर खुद ने डिक्लेयर किया कि ये मेरा आउटवर्ड सप्लाई है और 3B के अंदर उस ट्रांजेक्शन को आपने डिक्लेयर नहीं किया, इट मींस वो आपका सेल्फ असेस्ड टैक्स है, ये माना जाएगा, और उसका आपने टैक्स खुद ने डिक्लेयर करके खुद ने ही पे नहीं किया, हम तो रिकवरी करेंगे भाई 73 74 का हम प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिकवरी करने पहुंचेंगे सर। क्लियर, डन। तो कुल मिला के बोगस बिल वालों को यहां और पकड़ा सर। वो लोग क्या करते थे, GSTR 1 तो सबमिट कर दिया, रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल गया, इधर 3B के अंदर ट्रांजेक्शन दिखाया नहीं, टैक्स पे नहीं किया, सरकार ने बोल दिया हम डायरेक्ट रिकवरी करने आएंगे, 73 74 का नोटिस भी नहीं देंगे सर आपको। समझे, इतनी भारी है सरकार हमारी। क्लियर, डन। आइए सर, एक और इस चैप्टर के अंदर प्रोविजनल अटैचमेंट के प्रोविजन हमने पहले भी पढ़े थे सर। प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस हमने पहले पढ़ा था कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स सर अगर कमिश्नर को लगता है कि असेसी भाग जाएगा सर, रिकवरी आएगी ये भाग जाएगा, तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर के पास पावर है कि चाहे तो सर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कर ले सर, उस असेसी की प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर दे, 1 साल के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता था, ये प्रोविजन पहले भी था अभी भी है, बस इस सेक्शन का स्कोप थोड़ा बढ़ा दिया। क्लियर, और ये सब सेक्शन 1 को रिप्लेस करके थोड़ा सा स्कोप बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया सर। पढ़ना, वेयर आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर नंबर 12 मतलब असेसमेंट, चैप्टर नंबर 14 मतलब इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट, चैप्टर नंबर 15 मतलब डिमांड एंड रिकवरी, आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर्स द कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट for the purposes of protecting the interest of government revenue it is necessary so to do, he may by an order in writing attach provisionally any property including bank account belonging to the taxable person or any person specified in subsection 1 of section number 122। बोगस बिल वाले लोग 2 मिनट बताता हूं मैं आपको। इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड मतलब कमिश्नर उनकी प्रॉपर्टी को इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट को अटैच कर सकता है प्रोविजनली, सो दैट कल को ये भाग नहीं जाए और हमारा पैसा डूब नहीं जाए बेटा। क्लियर, अच्छा ये प्रोविजनल अटैचमेंट मैक्सिमम 1 साल के लिए रह सकता है, ये पहले भी था अभी भी है सर। अच्छा, अब आप कहेंगे सर आगे सब तो समझ में आया, ये 122 सब सेक्शन 1A में क्या कवर है सर, याद करो मैंने पेनल्टी के सेक्शन आपको पढ़ाए थे जिसमें मैंने बताया था आपको कि बोगस बिलिंग के ट्रांजेक्शन में जो मास्टरमाइंड होता है सर, उससे भी गवर्नमेंट 100% टैक्स इन्वॉल्व, 100% बेनिफिट इन्वॉल्व, पेनल्टी चार्ज कर सकता है उस पर्सन से। सर ध्यान देना, रिकवरी अगर करने के लिए गवर्नमेंट को लगता है ये ऐसे भाग जाएगा तो कमिश्नर के पास पावर है कि उसकी भी बैंक अकाउंट या उसकी भी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं सर। सर यहाँ पर
क्या लिखा है देखो, मैंने एनालिसिस ऑफ अमेंडमेंट दिया अर्लियर। दिस सेक्शन वाज एप्लीकेबल ओनली ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73, 74, मतलब असेसमेंट और डिमांड रिकवरी के केस में, डिमांड के केस में अप्लाई था, पर अब तो इन सारे केस में ये सेक्शन अप्लाई होगा। सेकंड, फर्दर नाउ दिस सेक्शन also empowers commissioner to attach properties belonging to the actual offender of the bogus invoicing transactions specified in section 122 subsection 1A apart from the taxable person। मतलब taxable person को तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, साथ में वो मास्टरमाइंड ऑफ द बगस बिल जो होगा उसको भी पकड़ेंगे और उसकी भी प्रॉपर्टी को वो प्रोविजनली अटैच कर सकता है कमिश्नर। क्लियर, डन। तो कुल मिला के कमिश्नर के पावर को बढ़ाया है सेक्शन नंबर 83 के थ्रू बेटा। ओके, माहौल सरकार इसी के साथ ये प्रोविजन भी खत्म होता है। अब आइए बच्चों एक दो अमेंडमेंट और देख लेते सर, उसके बाद हम आगे बढ़ लेंगे सर, या आप कहो तो सर चलो एक छोटा सा अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं अपील रिवीजन का, और फिर हम अगले सेशन में बात करेंगे अगले अमेंडमेंट की। सर अगला अमेंडमेंट आ रहा है अपील्स एंड रिवीजन में एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया है सर प्री डिपॉजिट के जो प्रोविजन थे बेटा, प्री डिपॉजिट जो करना पड़ता था आपको, अगर पता हो, आपको अगर याद हो, तो अगर आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अगर आप अपील कर रहे हो तो जो टैक्स इन डिस्प्यूट होता था उसका 10% या 25 करोड़ विच एवर इज लोअर, इतना प्री डिपॉजिट करना पड़ता था। एंड सर अगर आप अपीलेट अथॉरिटी अगर आप जीएसटी 80 के पास जा रहे हो तो याद आया बेटा एडिशनल 20% आपको, या सर मैक्सिमम 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, इतना आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ता था। पर यहां पर एक पॉइंट ऐड किया है, अगर आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी मतलब कमिश्नर ऑफ अपील या जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर ऑफ अपील के पास अपील कर रहे हो बेटा, अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर रहे हो, तो ऐसे केस में अगर आप जो अपील कर रहे हो वो सर सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 में जो पेनल्टी लगा है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अरे है ना सर, ड्यूरिंग ट्रांजिट आपकी गाड़ी पकड़ ली, ईवी बिल नहीं था या बिल गड़बड़ था, कुल मिला के गुड्स गड़बड़ थे, और गाड़ी रोक के गुड्स सीज करके उन्होंने क्या कर दिया, आपको कोई डिमांड ऑर्डर रेज कर दिया कि इतना टैक्स पेनल्टी पे करो साहब आप, सॉरी इतना पेनल्टी पे करो आप साहब, हाँ है ना। तो वो पेनल्टी जब डिपार्टमेंट ने आप पे इंपोज कर दिया है, उस पेनल्टी के अगेंस्ट अगर आपको अपील फाइल करनी है टू दी कमिश्नर ऑफ अपील्स या जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर ऑफ अपील्स, तो ऐसे केस में सर आपको प्री डिपॉजिट जो करना होगा वो 25% ऑफ दी पेनल्टी इंपोज करना पड़ेगा सर। कितना बेटा, जितना पेनल्टी उस अपील में लगाया, उस ऑर्डर में लगाया है, उसका 25% आपको प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा सर। पढ़ना नॉर्मली कितना था सर 10%, नॉर्मली 10% ऑफ दी टैक्स इन्वॉल्व हो, टैक्स नहीं तो केवल पेनल्टी है तो पेनल्टी का 10% होता था सर। पर अगर आप पर सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 का पेनल्टी लगाया है तो ऐसे केस में 25% ऑफ द पेनल्टी इंपोज्ड इन द ऑर्डर, ये आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी अपील एक्सेप्ट होगी सर। पढ़ लीजिए, प्री डिपॉजिट ऑफ अ सम इक्वल टू 25% ऑफ द पेनल्टी इंपोज्ड इन केस ऑफ अपील टू बी फाइल्ड अगेंस्ट सच एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3। तो प्री डिपॉजिट में एक पॉइंट ऐड कर दिया बेटा और बोल दिया क्या, अगर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 का पेनल्टी था आपके ऑर्डर में और उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो उसमें उस पेनल्टी का 25% आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा सर। ओके डन। अच्छा अब सुनना, यहां पे अमेंडमेंट किया है, ये सेक्शन नंबर 107 में जो अपील टू दी अपील अथॉरिटी होती है वहां अमेंडमेंट की, जो अब आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जब आप इसके अगेंस्ट जाते हो जीएसटी 80 के पास, तब वहां पे आपको एडिशनल 20% प्री डिपॉजिट और करना पड़ता है। वहां कोई अमेंडमेंट नहीं किया, नहीं वहां पे कोई एक्स्ट्रा या इस तरह का अलग से कोई पॉइंट इंसर्ट किया। मतलब अगर आप अपील अथॉरिटी के पास गए सेक्शन में 129 सबसेक्शन 3 के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो 25% तो आपने प्री डिपॉजिट कर दिया बेटा, फिर आप हार गए मान लो और फर्दर अपील आपको करनी है जीएसटी 80 में, तो सर वहां पे आपको जिस अमाउंट के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो वहां का एडिशनल 20% आपको प्री डिपॉजिट और करना पड़ेगा, जो नॉर्मल प्रोविजन वहां पे वो तो करना ही पड़ेगा सर अगर सेकंड अपील में जाते हो तो। क्लियर, फर्स्ट अपील में 10% की जगह पे कितना हो गया सर 25% हो गया, इतना ही फर्क है सर। और यहाँ पे कोई मैक्सिमम अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है सर, भले 25 करोड़ हो 50 करोड़ हो सर, आपको पे करना पड़ेगा सर प्री डिपॉजिट का अमाउंट। क्लियर डन। अब सर अगला जो अमेंडमेंट आने वाला है वो बड़ा ही शानदार आएगा, वो अगले सेशन में पढ़ेंगे नो डाउट हम। सेक्शन 129 डिटेंशन सीजर एंड रिलीज ऑफ द गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट, ये बड़ा सुंदर अमेंडमेंट हुआ है, बहुत काम का अमेंडमेंट हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम का है सर। पर चिंता ना करें, हम पढ़ेंगे इसको अगले सेशन में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, माहौल और अच्छे से पढ़ो, और हाँ सर खुश होके पढ़ो, ऑल द बेस्ट, क्योंकि सर जो खुश होके पढ़ता है भगवान भी उसको
सर खुश होके आशीर्वाद देंगे हमेशा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड एंजॉय द जर्नी ऑफ द सी। क्लियर। डेस्टिनेशन तो हमको मिलने वाली है, आज नहीं तो कल मिलने वाली है, पर केवल डेस्टिनी हम क्यों एंजॉय करें सर, पूरी लाइफ हमारे साथ में है सर, ये जिंदगी की जर्नी हमें एंजॉय करनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, माहौल बनाते जाइए, बाय बाय।